नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं क्या जिंदा है जवाहिरी। जी हां, अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अल जवाहिरी का एक नया वीडियो सामने आया है और उसके बाद यह साफ हो गया है कि वो अभी तक जिंदा है। साल भर पहले ऐसा माना जा रहा था कि एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन हालिया वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अब परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि अल जवाहिरी अमेरिका के आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। अमेरिका सरकार ने उस पर अपने नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है और वो अमेरिका के बाहर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश में भी शामिल रहा है। अमेरिकी सरकार ने अयमान अल जवाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम तक रखा था। आपको बता दें कि अल जवाहिरी के इस वीडियो के सामने आने के बाद से दुनिया के कई देशों की सरकार में अब चिंता जताई जा रही है और सेना से सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी की मौत का दावा एक बार फिर से गलत साबित हुआ था और ये बात का खुलासा 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर इंटरनेट पर जारी एक 60 सेकंड के वीडियो में शामिल हुआ है और इस वीडियो का टाइटल है यरूशलेम का यहूदीकरण नहीं होगा। आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी को ही अलकायदा का प्रमुख बनाया गया था। पिछले काफी वक्त से वो गायब था। जवाहिरी की बीमारी की मौत की खबरें भी नवंबर 2020 में सामने आई थी, जिसके बाद से जवाहिरी का ना तो कोई वीडियो सामने आया और ना ही उससे जुड़ी कोई जानकारी। लेकिन अमेरिका में 9/11 के हमले के बरसी के दिन अलकायदा ने अल जवाहिरी का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें अल जवाहिरी पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के खिलाफ जहर भी उगलता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। अमेरिकी सरकार ने चिंता जताई है और इसके साथ ही सेना से सावधानी बरतने के लिए भी कहा है और आतंकी संगठन का आका जिंदा है, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। यही आज हमारे चर्चा का विषय है। दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहला सवाल अनुपम तिवारी जी आप ही से कि जवाहिरी की जिंदा होने की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि पहले 2-3 बार भी इसकी मौत की खबरें आई हैं और जैसे ही उस पर विश्वास करने की कोशिश की जाती है, एक नया वीडियो फिर निकलकर सामने आ जाता है। लेकिन इस बार जो निकलकर सामने आई है खबर कि अल जवाहिरी अभी भी जिंदा है, तो उससे किस तरीके के खतरे का अनुमान लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे देशों की जो चिंता है वो अब बढ़ गई है। अंशुल देखिए, अल जवाहिरी के बारे में अगर जो सबसे बड़ी फेमस चीज है वो ये है कि इस व्यक्ति के पास पेशेंस बहुत है और ये इसीलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये पेशेंस के साथ सारी प्लानिंग करता है। अलकायदा में नंबर 2 तक इसकी पहुंच थी जब तक ओसामा बिन लादेन जिंदा था और ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद इसको नेचुरल सक्सेसर मान लिया गया था और इसी वजह से दुनिया भर में इसका खौफ है क्योंकि ये उस ड्रेडेड संगठन का मुखिया है जिसका काम ही है सामान्य नागरिकों की हत्याएं करवाना। वेस्ट के बहुत सारे पत्रकारों को ये लोग गिरफ्तार करते हैं, उसको बंधक बनाते हैं और बाद में उनका मर्डर कर देते हैं। और ये व्यक्ति इसलिए और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसका सीधा सीधा कंपटीशन आईएसआईएस से भी है। आईएसआईएस अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए और अल कायदा को अल जवाहिरी एक बार आईएसआईएस के कंपटीशन में खड़ा करना चाहता है। वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि आईएसआईएस जिसकी जो चालें हैं एक जमाने में बहुत तेजी से बढ़ी थी और दुनिया भर में वो बहुत ज्यादा तेज गतिविधियां करने में सफल हुआ था। अल कायदा लादेन के मरने के बाद कुछ ढीला जरूर पड़ा था, लेकिन अल जवाहिरी उसी पेशेंस के सहारे, उसी अपनी सोच के सहारे अल कायदा को आईएसआईएस के कंपटीशन में खड़ा कर देना चाहता था। मतलब एक तरह से दुनिया भर को 2 बड़े राक्षसों को झेलने की नौबत आ चुकी थी। अब जब पिछले वर्ष ये समझ में आया कि शायद अल जवाहिरी मर चुका है तो दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लेकिन आज जो ये वीडियो फिर से एक बार अपीयर हुआ है और वो भी उस नैरेटिव को ये समझना पड़ेगा कि वो वीडियो 9/11 को बाहर आया है, यानी कि एक तरह से वो दुनिया को चेताना चाह रहा है कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरा खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें नैरेटिव सेट करती हैं। 9/11 के दिन अगर ये वीडियो आ रहा है तो इसका एक अलग मायने होते हैं और इसी वजह से ये खतरनाक भी है। अलकायदा चूंकि ये मान लिया गया था कि अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा लगभग खत्म हो चुका है, 2-4 जो लड़ाके उनके बचे होंगे वो भी अपनी लोनली लड़ाइयां लड़ रहे होंगे, लेकिन अल जवाहिरी का जिंदा रहना और ये सबूत आ जाना एक बार फिर से समझ में आता है कि सेंट्रल एशिया में अलकायदा की पहुंच पैठ जो है अभी बनी हुई है और आईएसआईएस, अल कायदा, तालिबान, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, ये सब मिलकर के आतंकवाद का एक ऐसा गठजोड़ बना रहे हैं
जिसकी वजह से दुनिया को अभी आने वाले दिनों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इनको सहायता चीन दे रहा है, इनको बैकडोर से कुछ सहायता ईरान भी दे रहा है, रशिया इनके साथ न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। इस वजह से दुनिया की जो एक राजनीतिक गणित है वो भी बिगड़ी हुई है। अमेरिका चूंकि इस इलाके से भागना चाह रहा था, अमेरिका चला गया है यहाँ से। अमेरिका के ऊपर भी खतरा अब समझ में आ रहा है कि अमेरिका के ऊपर खतरा अब टला नहीं है। हो सकता है अल जवाहिरी के जिंदा रहने के अगर पक्के सबूत आ गए तो अमेरिका एक बार फिर से इंटरफियर करने की सोचेगा, क्योंकि अल जवाहिरी का जिंदा रहना सीधे सीधे अमेरिका के लिए खतरा है। अल कायदा का बने रहना अमेरिका के लिए खतरा है। 9/11 की घटना अमेरिका नहीं चाहेगा कि दोबारा उनके यहाँ हो, इस तरह का कोई भी दुर्दांत आपराधिक गतिविधि उनके यहाँ पर हो। इस वजह से वो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। और एक चीज और ध्यान दीजिए अंशुल की इस पूरे वीडियो में उसने यहूदियों की बात की है, उसने जिहाद की बात करी है, यानी कि यहूदियों से को मारने की उसकी जो मंशा है, जो जब वो आज से 50 साल पहले जब वो इजिप्ट में आतंकवाद फैलाया करता था उस समय से वो यहूदियों की खिलाफत करता रहा है। यानी कि ये मानवता का विरोधी इंसान जिंदा रहेगा तो किसी न किसी की हत्या की बातें करेगा। और इस वजह से सारी दुनिया को सचेत होना पड़ेगा, भारत को भी सचेत होना पड़ेगा और उन लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा जो कि अभी इसको फिलहाल पाल रहे हैं। और इसको कौन पाल रहा है ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जैसे अलकायदा के लीडर लादेन को पाकिस्तान पाल रहा था, हो सकता है अल जवाहिरी को भी फिलहाल वही कहीं पर छुपा करके रखे हों और उसको पाल रहे हैं। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक बड़ा सवाल अमेरिका को लेकर भी उठता है। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा और जिस तरीके से अफगानिस्तान से वहां से अमेरिका निकला है और उसका क्या हश्र हुआ है ये सारी दुनिया आज देख रही है। और अब जवाहिरी का इस तरीके से जिंदा होने का एक प्रमाण सामने आना, अमेरिका की कितनी बड़ी चूक इसको कहा जाए या कितनी बड़ी लापरवाही इसकी कहा जाए? CIA को पता था कि अब जवाहिरी जिंदा है। ये जब अमेरिका अपना प्लान चेंज करते हैं तो एक्सक्यूज ढूंढते हैं। जवाहिरी इनके लिए एक्सक्यूज बन जाएगा, जैसे सद्दाम हुसैन के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्सक्यूज था, अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन एक्सक्यूज था। अब ये अल जवाहिरी के एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं और ये अपनी नई नीति को लगाएंगे। ये आप भूल जाइए कि अमेरिका को पता ही नहीं था और सडनली ये जासूसी कहीं से उठ के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और सबको पता था, उनको ये भी पता था कि ये इतना कोई अब इम्पोर्टेंस नहीं रखता, जब इसको मारना होगा ये मार देंगे। और जो क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने जो भूल चूक की है वो करता रहेगा, पर जब अमेरिका एक बार ठान लेता है, अपना प्लान बना लेता है और अल जवाहिरी को मारने का जब उन्होंने प्लान बनाया तो उसको मार के रहेंगे, तो उसकी कोई बात नहीं है। वो तो देखना है कि कब वो मारना चाहते हैं अल जवाहिरी को। बात रही अल जवाहिरी की और अमेरिका के रिलेशन की बात नहीं है। अल जवाहिरी ने सीरिया में रशियन के बेस के ऊपर भी हमला किया है और बेसिकली रशियन इस समय बड़े असमंजस में पड़े हैं कि अल जवाहिरी का क्या किया जाए। वो भी अल जवाहिरी से कहने के लिए बदला ले रहे हैं, जैसे अमेरिका कहेगा मैं बदला ले रहा हूँ, और वो भी ढूंढेंगे अल जवाहिरी को। तो ऐसे इसीलिए हमारे जो रशिया चुपचाप बैठा हुआ है वो ये देख रहा है कि इन आतंकवादियों में उसके साउथ और ईस्ट रशिया के अंदर जो इस्लामिक तबके के लोग हैं उनके ऊपर कौन असर डालता है। क्या अल जवाहिरी असर डालेगा, क्या नहीं डालेगा, ये सभी देखने की बात है। और इस समय अल जवाहिरी और अल कायदा के अंदर तो होड़ चली हुई है, वो तो देख रहे हैं कि कौन खलीफा की उपाधि लेता है। अब ये देख रहा होगा टर्की किसको सपोर्ट करता है। ये सारी बातें आएंगी, टर्की को मत भूल जाइए, वो बहुत इस गेम में बहुत सीरियस है। तो ये सारी बातें तो हो गई कि कौन अल जवाहिरी से डर रहा है और कौन नहीं डर रहा। बात वो नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो यहाँ पे हम लोगों के लिए, भारत और सब कॉन्टिनेंट के लिए जो तकलीफ पैदा करेगी और उसकी इंडक्शन ऑफ वेपन्स इस एरिया में होगा, होड़ लगेगी अमेरिका और रशिया, चाइना और रशिया के बीच में। ये ग्रेट गेम जो है वो चलता रहेगा। अल जवाहिरी अगर कल अल जवाहिरी ना भी रहे तो क्या मतलब है कि आतंकवादी का गेम खत्म हो जाएगा? ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई है इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की। बात मानिए, जब क्रिश्चियनिटी चली जाती है तो इस्लाम वर्सेस हिंदू आ जाता है। जब वो नहीं होते इस्लाम वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा और सब कुछ नहीं रहेगा तो इस्लाम वर्सेस इस्लाम होगा। अफगानिस्तान में कहावत है, a single person will be very happy
but if there is his brother claiming the property, he and his brother will fight. If the cousin comes, then both brothers will join and fight the cousin से लड़ेंगे. और अगर बाहर वाला आएगा तो तीनों मिलकर बाहर वाले से लड़ेंगे. क्वेश्चन ये है, जिस समय ये जितने इस्लामिक तबके के जो संगठन है वो भारत के लिए और बाहर वालों के लिए बहुत खतरनाक है. वो किसी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी दोस्त बनते हैं. जैसे कि चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना से पूरा वो खामियाजा को हमें निकालेंगे, सब कुछ करेंगे. तो ये आप मान के चलिए. तो अल जवाहिरी का रशिया को भी फिक्र है, इस समय अमेरिका को भी फिक्र है या नहीं है मेरे को नहीं पता. मेरे को ये पता है कि अमेरिका को अगर अल जवाहिरी का पता था ये जिंदा है, उनके हिसाब से वो मरा नहीं था. बिल्कुल. अनुपम तिवारी जी, अगर बात करें अभी अफगानिस्तान कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका पीछे हटा, अमेरिका का पीछे हटना, अपने हथियार, अपनी एयरबेस, सारी चीजें छोड़कर पीछे हटना, और इस तरीके से पीछे हटना कि जो हालात अफगानिस्तान के आज से 20 साल पहले थे उससे और बदतर हालात अभी दुनिया देख रही है. उसके बाद में चाइना का बैक सपोर्ट और फिर पाकिस्तान की ताकत को दुगने कर देने की, ये जो सारी चीजें हैं, साजिशन एक चीज है निकलकर सामने आई, एक स्कैंडल जैसी निकलकर चीज सामने आई. अब उसके बाद में जवाहिरी की मौत का खंडन होना और ये वीडियो सामने आना, क्या ये भी एक साजिश के तहत हो रहा है, ऐसा इसको कहा जा सकता है, या इसे इस तरीके से जोड़कर देखा जा सकता है? बहुत मुमकिन है अंशुल, बहुत मुमकिन है कि ये किसी बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा हो. और बड़ी साजिश यही है कि इस पूरे अभियान में आप देखें तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क उठाती हैं, अपने आप में बहुत सारी चीजें सवालात पैदा करती हैं. जैसे कि कितनी आसानी से अफगानिस्तान का ढह जाना, कोई भी देश इतनी आसानी से कुछ गुंडों के सामने नहीं ढह जाता है. 15 दिन के अंदर चंद गुंडे आते हैं और एक आतंकवादी संगठन पूरे के पूरे देश में कब्जा कर लेता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लेता है. और उन्हीं गुंडों के सामने उसी मुल्क का एक छोटा सा प्रांत पंजशीर बड़ी बहादुरी से लड़ता रहता है. तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया. और अमेरिका जिस समय जा रहा है उस समय वो सारे हथियार उन लोगों को देकर के जा रहा है जिनसे कि वो कल तक लड़ाई लड़ रहा था. ये भी एक अपने आप में सवाल उठाने वाली बात है. यानी कि कहीं ना कहीं ये छिपे हुए कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत अमेरिका यहाँ से एस्केप किया हुआ है. अमेरिका बच के भाग गया है यहाँ से, अगर आप देखें तो. और अमेरिका के बच के भागने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, अमेरिका की इस पूरे अभियान में लागत बहुत ज्यादा लग रही थी. बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उनके खर्च हो रहे थे और वो भी वेस्ट हो रहे थे. अमेरिका भी ये समझ गया था कि 20 सालों से जो वो लड़ाई इस इलाके में लड़ रहा है उस लड़ाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है. तो तालिबान के साथ कुछ उनका दोहा के अंदर एक ऐसा एग्रीमेंट बना होगा जिसके तहत ये सारी चीजें हो रही होंगी. अल जवाहिरी का बाहर आ जाना, इसको आप एक कॉन्स्पिरेसी से और जोड़ सकते हैं कि तालिबान अपने आप में खुद कई सारे फैक्शंस की आपसी लड़ाई से परेशान है, जिसकी अब सत्ता वहां पर स्थापित हो गई. वो लोग आपस में सत्ता की बंदरबांट के लिए लड़ रहे हैं. उनके सामने आईएसआईएस खुरासान ने कुछ दिनों पहले अपने आप को साबित किया, 2-4 बम धमाके कर दिए और उसने बोला कि मैं भी अस्तित्व में हूं, मतलब कि बंदरबांट में मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए. उसके बाद अब देखिए अल जवाहिरी का आना यह बताता है कि अल कायदा, जिसको कि मरा हुआ मान लिया गया था, अल कायदा को भी इस बंदरबांट में हिस्सा चाहिए. तो ये सारे संघर्ष कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अमेरिका ने इस तरह का प्लान बना के रखा होगा कि इस बंदरबांट की लड़ाई हो और उसमें कहीं धीरे से फायदा अमेरिका का हो जाए. लेकिन यहाँ पर रिस्क एक बहुत बड़ा है. रिस्क ये है कि इस पूरी बंदरबांट में विभिन्न आतंकवादी संगठनों की आपस की लड़ाई में जिसका फायदा हो रहा है वो है पाकिस्तान. और पाकिस्तान धीरे धीरे जो अपना वजूद खो चुका था आर्थिक रूप से, वो एक बार फिर से स्टैंड होने की कोशिश कर रहा है इन आतंकवादियों के सहारे से. हालांकि ये उसका बहुत ही गलत सोच है कि वो आतंकवादियों को बेस बना करके उनके कंधे पर सवार होकर के वो अपनी कूटनीतिक चालों को चल रहा है. इसका लॉन्ग टर्म में खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा. लेकिन फिलहाल अगर आज की डेट में देखें तो पाकिस्तान को इससे जबरदस्त फायदा हो रहा है, क्योंकि चाहे अलकायदा हो, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे तालिबान हो, सब अपने सपोर्ट के लिए, अपने अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं. और पाकिस्तान चूंकि इस समय चीन के कंधे पर बैठा हुआ है, इसलिए अमेरिका भी अनवांटेड तरीके से पाकिस्तान को नहीं छेड़ना चाहता है. वो पाकिस्तान को किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में फंसाना चाह रहा है. और हो सकता है अल जवाहिरी का जो दिखाई दिया जाना कहीं पाकिस्तान की गर्दन पकड़ने की भी एक योजना हो सकती है अमेरिका के द्वारा. जैसे लादेन जब पाकिस्तान ने पकड़ा गया था तो उस समय अमेरिका ने इस बात को उठाया तो था कि पाकिस्तान क्यों इतने बड़े वैश्विक आतंकवादी को अपने यहाँ पनाह दे रहा है. लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी, अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, वो पाकिस्तान से अननेसेसरी उलझना नहीं चाहता था.
लेकिन आज सिचुएशन दूसरी है अंशुल। आज अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर है और अगर उस तरह की सिचुएशन फिर आती है, अल जवाहिरी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है या कोई बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं, तो अमेरिका को पाकिस्तान में इंटरफियर करने का मौका मिल जाएगा। और अमेरिका जो कि बहुत दिनों से इस तरह के मौके की तलाश में है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली चाइना को घेरना है। साउथ चाइना सी में कोशिश कर रहा है, मलक्का स्ट्रेट में कोशिश कर रहा है, भारत के साथ भी वो कोशिश कर रहा है कि भारत अपने साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसमें अमेरिका को इन्वॉल्व करे, वो यहां भी कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने साजिश कहा है, हो सकता है अमेरिका की एक बड़ी साजिश हो, उसका अल जवाहिरी एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक प्यादा हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। विंग कमांडर सर, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि वाकई में ये साजिशन एक चीज निकल कर सामने आ रही है, वाकई इसके पीछे एक साजिश हो सकती है? मैंने आपको आज कुछ शो पहले ये बिल्कुल आपको बताया था कि इसमें पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल छुपा है। अगर आप अपने पुराने रिकॉर्डिंग देखेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल ये कहा हुआ है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल छुपा हुआ है, कि अमेरिका की प्लानिंग है। और ये प्लानिंग इसलिए है कि इनको पता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अब ये सारे इस्लामिक तबके के जो लोग हैं ये आपस में जरूर लड़ेंगे और बाहर वाला जब आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जब ये ताकतवर बन जाएंगे सबसे पहले चाइना को न्यूट्रलाइज करेंगे, चाइना को जगह का फायदा नहीं उठाने देंगे। और अमेरिका ने प्लान किया हुआ है कि चाइना का डाउनफॉल इसी एरिया में होगा, इसी के हाथ में होगा। और उसको ये भी पता है कि ये जितने पख्तून है, पाकिस्तानी पख्तून जो है, जो तालिबान जिसको हम पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, और ये जो अफगानिस्तान के हैं और ये दूसरे जो तबके के लोग हैं, ये सब आपस में मिलकर ये पाकिस्तान की खिलाफत भी करेंगे। आपको मैं बता दूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कजन्स हैं, जहां तक कि ताजिक वगैरह ये सारे के सारे मिले हुए हैं। ये आपस में जरूर लड़ते हैं, इनकी आपस की फैमिली फ्यूड्स हैं, इनके आपस के विलेज फ्यूड्स हैं, ये मानता हूं। पर ये अब देखना, जब अमेरिका निकल गया है, अब चाइना और पाकिस्तान के ऊपर ये बात आएगी। फिलहाल चाइना की और पाकिस्तान की नीति ये रहेगी कि एक और बड़ा दुश्मन सामने पैदा करें, वो है भारत। और इन सब के खिलाफत के लिए पाकिस्तान चाहेगा मैं लीडरशिप लेता हूं, आप मेरी मदद करिए। और जो तालिबान ने जो स्टेटमेंट दी थी उसको पाकिस्तान ने मॉडिफाई करा के चेंज करवाया है कि अब हम कश्मीर में इंटरेस्टेड नहीं है, पर कश्मीरी हमारे भाई हैं। कहने का मतलब है वो सब मिलकर अब कश्मीर में एंटर करेंगे और कश्मीर पीओके और कश्मीर में हमारा प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी की सारी साजिश, वो जो अमेरिका की साजिश है, वो अमेरिका अपने एंगल से देख रहा है, पर उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो चीज देख रहे हैं, ये एक किस्म से प्लान्ड आउट है। और जिस समय जो क्वाड बन रहे हैं, 2 क्वाड इधर हैं अफगानिस्तान की तरफ और एक क्वाड नीचे साउथ चाइना सी है, ये जो क्वाड्स हैं ये आपस में ये चाइना को न्यूट्रलाइज करने में लगे हैं। पर अगर अब इस बार इस समय देखें, अमेरिका की इस एग्जिट से चाइना और तगड़ा हो गया है। जहां ये ही नहीं, साउथ चाइना सी में भी चाइना तगड़ा हो गया है। कल ही उसने 3 आइलैंड को कब्जा किया है और सारे के सारे लोग देखते रह गए, सिर्फ नेवल एक्सरसाइज ही करते रह रहे हैं, तो कर कुछ नहीं पाए हैं। तो इस समय अमेरिका को सबसे ज्यादा अपना मान हानि हो रही है, उसके सबसे ज्यादा गर्दन नीचे झुक रही है। उसको ये नहीं पता कि वो क्या करे। नेटो खिलाफत कर रहा है, उसके 90 जनरल्स एंड एडमिरल्स उसके खिलाफ हो गए बाइडेन के। और इस समय उनकी जो लोग कह रहे हैं कि बाइडेन के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कोर्ट मार्शल तक की बात की जा रही है। हालांकि जनरल प्रेसिडेंट तो कोर्ट मार्शल नहीं होता, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज है, इसलिए। तो ये सारा का सारा गेम जो है, ये चाइना और अमेरिका के बीच का जो चल रहा है, अब देखना पड़ेगा पल्ला किसका भारी पड़ता है। और रशिया इसी के लिए वेट कर रहा है और टर्की उधर से वेट कर रहा है। इस गेम में बहुत लोग हैं, मैंने बताया था, टर्की है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका निकल चुका है, नेटो कंट्रीज है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये सारे के सारे हैं। और इनके आपस में झगड़ा सबसे बड़ा होगा अभी इनका वितरण कैसे किया जाए, नारकोटिक ट्रेड का, स्मॉल आर्म्स का। ये स्मॉल आर्म्स इतने आ गए हैं और आर्म्स आएंगे, इनकी स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। लंडी कोटल में जो आर्म्स बाजार है वो भर जाएगा ये, और इसीलिए तालिबान के पास से सारे आर्म्स आने शुरू हो जाएंगे जो भारत के खिलाफ होंगे। तो ये नारकोटिक ट्रेड में इनका झगड़ा आपस में शुरू होगा, आर्म्स ट्रेड में आपस में इनका झगड़ा शुरू होगा। और अब देखना पड़ेगा चाइना कैसे बीच में से निकलता है, क्योंकि चाइना
हाथ जोड़ के बैठा हुआ है कि कहीं उसका उग्यार का दरवाजा ना खोल दे तालिबान सारे मिलके, तो किसी के बारे में कुछ नहीं स्टेटमेंट बना सकता है। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, अगर ये बात मान ली जाए जिस तरीके से अभी आपने भी कहा और विंग कमांडर सर की बात पर भी अगर इख्तियार कर लिया जाए, तो साजिशन ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें किसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक आतंकी संगठन का इस तरीके से आ जाना, फिर ताकतवर हो जाना, ये तो दुनिया के लिए एक बड़ी खतरा है। देखिए, दुनिया के लिए खतरा तो निसंदेह है, लेकिन दुनिया इस खतरे से अपने अपने फायदे ढूंढ रही है। सबसे मजेदार बात यह है, जैसे चाइना को आप ले लें, तो चाइना इस पूरे इलाके में अभी तक कोई दखल नहीं रखता था। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से और इस पूरी अफगानिस्तान प्रकरण के माध्यम से वो सेंट्रल एशिया का गारंटर ऑफ पीस बनना चाहता है, जो कि अभी तक अमेरिका के पास, जो कि एक उपाधि अमेरिका के पास थी अब तक। अब उस जगह को चाइना भरना चाहता है, तो चाइना का इस पूरे प्रकरण से फायदा तो हो रहा है, लेकिन इससे नुकसान बहुतों का हो रहा है। और चाइना यह भी जान रहा है कि अगर अमेरिका ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी होगी, पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेगा वो, अगर वो चाइना को अगले 2-4 सालों में तमाम अलग अलग जगहों पर ताइवान के माध्यम से, वियतनाम के माध्यम से, साउथ चाइना सी में भारत के माध्यम से अगर घेरने की कोशिश करेगा, तो चाइना और अमेरिका का एग्जैक्ट डुएल होना बहुत पॉसिबल है। तो काफी इस सिनेरियो को आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। सर ने टर्की का नाम लिया। टर्की देखिए, पहले शुरुआत में इन्वॉल्व होता दिखा था अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अब वो बैक ट्रैक कर रहा है। ईरान खुल करके सामने आया था, लेकिन उसने अपने आप को शरणार्थियों तक सीमित कर रखा है। अब सबसे मजेदार इसमें वाकया रखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक्स में जो भी इस्लामिक देश हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया और कतर और जो भी है, मलेशिया है, इन्होंने सबने अपने स्टैंड को अभी तक खोला ही नहीं है। और ये यहाँ तक इन्होंने अपने आप को अलग किया हुआ है कि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को लेने से भी ये मना कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कौन किसके साथ है, ये पता ही नहीं चल रहा है। दुनिया कई अलग धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है अफगानिस्तान को लेकर के। फायदा किसका हो रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान इस पूरे वाकये में झेलने वाला है, तो वो जैसा कि विंकवाडर साहब बोल रहे हैं कि वो सबसे बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे आतंकवादी गुट जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गला घोटने पे आमादा है, ये कल को पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे। और एक कॉमन दुश्मन सबके लिए भारत होगा। भारत चाइना का भी दुश्मन होगा और भारत अफगानिस्तान के तालिबानियों का भी दुश्मन होगा। पाकिस्तान का दुश्मन तो पहले से है। तो इन सब का एक सोर्स है वो भारत की तरफ हो जाएगा। सारे आतंकवादी यहाँ पे आउटसोर्स करे जाएंगे, कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाएंगी। अब चिंता भारत को होनी चाहिए, क्योंकि इस सारी लड़ाई की जड़ 2 साल बाद मैं भी कश्मीर में देखता हूं, क्योंकि कश्मीर में इसका आउटकम आने वाला है और भारत को इसके लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और प्रोएक्टिवनेस कैसे हो सकती है? सिर्फ अपने डिफेंस के साथ साथ नहीं, भारत को कूटनीतिक स्तर पर कई बड़े खेल खेलने पड़ेंगे। सबसे पहला खेल ये खेलना पड़ेगा कि शिनजियांग में चाइना जो उइगुर मुसलमानों के साथ टॉर्चर कर रहा है, उसको विश्व पटल पर लाना पड़ेगा, हर हाल में लाना पड़ेगा। यूएन जनरल असेंबली में इसको चाहे बोले, चाहे कुछ ऐसे देशों के साथ संगठन बना ले जिससे उइगुर मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को बाहर लाया जा सके। इससे क्या होगा कि चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। चाइना को जब तक आप प्रेशर में नहीं लाएंगे, तब तक चाइना बैक नहीं करेगा, और जब तक चाइना बैक नहीं करेगा, भारत के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। और एक बार आप लिख करके रख लीजिए, जैसे ही चाइना इस पूरी भूमिका से बाहर निकला, ये सारे तालिबान, अफगानिस्तान और ये जितने भी अश्तून पश्तून जो भी हजारा ताजिक जितने भी तरह के आतंकवादी हैं, ये सब के सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आज चाइना के रहमो करम पर ही टिके हुए हैं, ये पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप पर ही टिके हुए हैं। तो भारत को कुछ प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज भारत को खतरा लगातार बना रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या जिंदा है जवाहिरी और भारत को किस तरीके से खतरा है और क्या करना चाहिए, वो तो हमने जान लिया, और उससे क्या नुकसान जो है वो भी आने वाले समय में किस तरीके से होंगे वो भी हमने जान लिया। आप दोनों ही समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो जिंदा है जवाहिरी, ये हम बात कर रहे थे, जिसमें अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अल जवाहिरी का एक नया वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो गया है